नमस्कार, मैं हूं आपका सबसे भरोसेमंद साथी सुमित अवस्थी। खबरों की खबर में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए ऐसी कहानियां लेकर आए हैं जो सीधे आपके परिवार से जुड़ी हैं, आपके बच्चों से, आपके बीवी से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। 1 घंटे तक आपको क्या दिखाएंगे, इसका परिचय देने के लिए खबरों की दीवार को बुला लेते हैं। दुखद लेकिन अलर्ट करने वाली कहानी लखनऊ से आई है। वारदात एक शहर की है, लेकिन यह दर्द देश के हर घर का है। हमारा मोबाइल, हमारा फोन हमारे बच्चों के जीवन में मौत का बड़ा कारण बन रहा है। मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों में सिगरेट और शराब की लत के जैसा है। बच्चों को बचाना है तो इस खतरे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो बने रहिएगा लगातार मेरे साथ आज रात 11 बजे तक इस मॉडर्न यमराज से बचने के तरीके जानने के लिए। दूसरी खबर दिल्ली की लापता लेडीज की है। देश की राजधानी का डरावना सच है ये। मां की कोख में कैमरे झांक रहे हैं। कोई है जो ये तय कर रहा है कि किसी मां के गर्भ में पल रहा बच्चा जन्म लेगा या नहीं लेगा, और ये सब कुछ राजधानी में हो रहा है। इस कहानी में आपके लिए एक बड़ा सबक है। बने रहिए इस बुलेटिन में मेरे साथ। और तीसरी कहानी उत्तर प्रदेश से है आज की। बिहार में चुनाव आयोग के अभियान SIR का राजनीतिक विरोध हो रहा है, लेकिन अब बीजेपी यूपी में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का अभियान चलाने जा रही है। इसका राजनीतिक परिणाम क्या होगा, ये भी आपको समझाएंगे। क्या स्मार्टफोन आपके बच्चे का रिमोट कंट्रोल है? क्या स्मार्टफोन आपके बच्चे को पूरी तरह से बदल रहा है? क्या स्मार्टफोन बच्चे के लिए सिगरेट और शराब से बदतर हो चुका है? क्या आपका बच्चा अचानक चुप हो गया है? क्या आपका बच्चा घर में अकेला रहना चाहता है? क्या आपका बच्चा मेहमान के आने पर चिढ़ जाता है? क्या आपका बच्चा घर से बाहर जाने से बचता है? फोन चलाने के लिए दिन की दिनचर्या भूल जाता है? क्या आपके बच्चे की जिंदगी में रियल से ज्यादा वर्चुअल फ्रेंड्स हैं? घर से बाहर जाकर प्लेग्राउंड पर खेलना भूल चुका है? क्या आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम लगातार बढ़ रहा है? खाते पीते उठते बैठते फोन पर रहता है आपका बच्चा? क्या आपके बच्चे के मूड स्विंग्स बहुत बढ़ गए हैं? अचानक रोना, गाना, हंसना, चुप्पी, गुस्सा, खीज, अवसाद बढ़ता ही जा रहा है। आपको देखते ही क्या आपका बच्चा अपने फोन की स्क्रीन बदल देता है? स्मार्टफोन बच्चे के लिए आपदा है, स्मार्टफोन बच्चे के लिए अवसर है। स्मार्टफोन पर कंट्रोल या कंटेंट पर क्वालिटी कंट्रोल? देखने पर पाबंदी या क्या देखने पर जोर? फोन पर रोक या कंटेंट की स्क्रीनिंग? स्मार्टफोन न मिलने पर बच्चे के भड़कने को क्या समझा जाए? क्या आपके बच्चे में फोन एक लत में तब्दील हो चुका है? क्या फोन अब एक अनिवार्य बुराई है जिससे बचना मुश्किल है? आपने भी अपने बच्चे को ये फोन, इस तरह की चीज पकड़ाई होगी उसके हाथों में। कितना खतरनाक ये है, ये अब ध्यान से अगली रिपोर्ट को देखिएगा।
माँ बाप की जिंदगी में बच्चे सबसे भावुक और कमजोर कोना होते हैं। वक्त बदलता गया लेकिन अपने बच्चों के प्रति माता पिता की भावना कभी नहीं बदली। पहले कहते थे कि बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। माँ बाप उन्हें कुम्हार की तरह गढ़ते हैं, ऊपर से थाप और नीचे से हाथ लगाकर उनको आकार देते हैं। हर गलत और बुरी चीज से अपने बच्चों को माँ बाप बचाते हैं। अब वक्त बदला तो पालन पोषण का तरीका भी बदल रहा है। बच्चों को गलत चीजों से बचाने की लिस्ट भी बदल गई है। इस गलत चीजों की लिस्ट में एक नई एंट्री हुई है और वो है ये स्मार्टफोन। दूध दुहे नवजात से लेकर नाबालिग बच्चों तक मोबाइल फोन की रीच हो चुकी है। ये हर गुजरते दिन के साथ ये रीच लगातार खतरनाक होती जा रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए बना ये स्मार्टफोन हमारे बच्चों के लिए आफत बन चुका है, आपदा बन चुका है, मौत तक का सबब अब बन चुका है। बच्चों के जीवन में यह आपदा है या अवसर, अब आपको ये तय करना है। इस कहानी को ध्यान से देखिए। यश कुमार 6वीं का छात्र, उम्र सिर्फ 14 साल, लखनऊ के मोहनलालगंज के धनुआ साड़ गांव में रहता था। अब हमारे बीच नहीं है। यश परिवार में अकेला बेटा था, लेकिन पता नहीं उसे कहां से ऑनलाइन गेमिंग की आदत लग गई। फिर इसके बाद उसने धीरे धीरे वो कर दिया जिसकी उम्मीद परिवार में किसी को नहीं थी। पिता के बैंक में जमीन बेचने से मिली रकम जमा थी, 13 लाख रुपए थे। यश ने ऑनलाइन गेमिंग में पूरा पैसा गंवा दिया। जब मां ने इस गलती के लिए डांटा तो यश ने सुसाइड कर लिया। अब पूरा परिवार सदमे में। बच्चा ना कहीं घूमने जाता था, 7 बजे स्कूल जाता था और 2 बजे आता था, 1 घंटे रेस्ट करता था, 3 बजे मतलब जो है कोचिंग जाता था। दिमाग था उसके पास, किसी के पास बैठता उठता नहीं था, अपने काम से काम रहता होता था। जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन सारा दिन घर। आपको लगा ऐसा कुछ दिन पहले कि बच्चा परेशान है या अकेले रह रहा है? कुछ नहीं, कुछ कोई बातें नहीं ऐसी आई इसी दिल में, और बस इतनी बात करके वहाँ के फांसी लगा लिया। बैंक ने आपको ये कहानी लखनऊ के एक गांव की। सोचिए शहरों में क्या हालत हो। इसकी गवाही के लिए आपको सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ स्टेप्स के निदेशक डॉक्टर प्रमित रस्तोगी की बात सुनाते हैं, जो डिजिटल डिसऑर्डर पर एक देशव्यापी रिसर्च की जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। मैं ये मानता हूं कि डिजिटल नशा सबके लिए खतरनाक है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अब आप और मैं हैं, हम लोगों का दिनचर्या काफी बिजी है, तो हम चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बच्चों के साथ क्या है कि उनके पास समय भी ज्यादा होता है। अब 6ठी का बच्चा है, उसको कितना ही पढ़ना है, ठीक है। पहले वो चीजों में वो नीचे जाके खेलते थे, वो कम हो जाएगा, तो उनके पास समय बहुत होता है। और अगर माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं तो कई बार सुपरविजन घर में नहीं हो पाता, तो लोग देखते चले जाते हैं, ठीक है। तो खतरा तो सबको है, लेकिन बच्चों का खतरा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उनका दिमाग अभी डेवलप कर रहा होता है, ठीक है। तो इस समय अगर 1 मिनट में हर चीज मिल रही है तो दिमाग को आदत पड़ जाती है ना वेट कर पाने की, ठीक है। अब अगर बच्चे टॉयलेट भी जा रहे हैं तो उनको फोन चाहिए, रील चाहिए, क्योंकि वो 15 मिनट चुपचाप बैठकर टॉयलेट में नहीं बैठ पा रहे हैं, ठीक है। और ये बड़ों में भी आप देखिए कि हम लाइन में खड़े होते हैं, हम तुरंत फोन देख रहे होते हैं। तो अब 25 साल के बाद देखिए दिमाग परिपक्व हो चुका होता है, लेकिन 25 साल के पहले अगर आप एक्सेसिव दे देंगे तो अटेंशन स्पैन कम हो जाएगा। और इसीलिए आजकल एडीएचडी की डायग्नोसिस ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। हम एक जगह बिना फोन के खड़े ही नहीं होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग बन चुका है, उनका दिमाग अंडर कंस्ट्रक्शन है। बीमारियों की लिस्ट लंबी है, लेकिन सबसे खतरनाक है बच्चों में इंतजार न कर पाने की जिद। जो चाहिए वो फौरन चाहिए, और इसी का नतीजा है कि मामूली सी डांट भी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। ऐसे में माँ बाप इस खतरे को वक्त रहते कैसे पहचाने, ये जानना जरूरी है। तो ये अब एक हिस्सा हो गया है हमारी जिंदगी का, हमारे जीवन का। तो बच्चों का ये है कि देखिए स्कूल ठीक से चलना चाहिए, घर ठीक से चलना चाहिए, घर पे ठीक होने चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए,
परिवार की चीजों में भाग लेना चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों में जब उतार चढ़ाव आता है तब दिक्कत आती है, ठीक है। सभी के पास मोबाइल है, लेकिन स्कूल जाना अगर छोड़ रहे हैं क्योंकि रात में स्क्रीन पर हैं, दोस्तों के साथ नीचे खेलने नहीं जा रहे हैं, ठीक है, डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पे नहीं आ रहे, अंदर ही बैठ के कर रहे हैं, पढ़ाई का कुछ ज्यादा ही नुकसान हो रहा है। तो जो एक बेसलाइन होनी चाहिए, देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो सब कुछ करते हुए अगर आप मोबाइल देखेंगे तो ज्यादा नहीं देख पाएंगे। तो मोबाइल को कंट्रोल करने के दो साधन हैं, एक है कि मोबाइल कम देर के लिए दिया जाए और दूसरा है कि बाकी चीजों को स्टेडी रखा जाए जिससे मोबाइल अपने आप ही कम हो जाए। फोन अब जिंदगी का हिस्सा है, उसे न देना विकल्प नहीं है। जरूरत इस बात को समझने की है कि बच्चे फोन पर क्या कर रहे हैं। अगर ये फोन का सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो रोकना ठीक नहीं है, लेकिन अगर इस्तेमाल गलत है तो समय रहते फैसला जरूरी है। बच्चे को आप कभी फोन दें तो किस तरीके से दिया जा रहा है, किस चीज के लिए दिया जा रहा है, पूरा फोन ही दे दिया जाता है। और उस समय अगर आपने दायरे नहीं बनाए तो बाद में आप 9वीं 10वीं के बच्चे के साथ दायरे नहीं सेट कर सकते, ठीक है। तो 0 to 6 0 to 7 की उम्र में कहा जाता है कि जो घर के अडल्ट्स के फोन हो उन पे थोड़ी सी पाबंदी हो, हर समय न दिया जाए। 6 से 12 साल के बच्चे जब धीरे धीरे फोन यूज करने लगते हैं तो कितना यूज कर रहे हैं इस पे नजर होना ही चाहिए, ठीक है। और जो बड़े बच्चे हो जाते हैं 9th के बाद, जहां पर उनको फोन की काफी जरूरत होने लग जाती है, वहां पर यह देखना कि वो किस चीज के लिए फोन यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्या बच्चे ही अडिक्ट नहीं हो रहे हैं, हम सब अडिक्ट हो रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि क्या माँ बाप ठीक तरीके से यूज कर रहे हैं कि नहीं। और वहीं पे बात आके अटक जाती है कि माँ बाप चाहते हैं कि कोई ये बता दे कि इनका एडिक्शन कैसे कम किया जाए। हम ईमानदार हैं, हम मेहनती हैं, ये क्वालिटीज होती हैं। उस तरीके से हमारा स्क्रीन टाइम भी एक क्वालिटी है जो हमें अपने में क्रिएट करना है और उसके बाद बच्चों में देना है, और वो कहने से नहीं करने से होगा। कुछ दिन पहले जब इस संकट को एनडीटीवी इंडिया की टीम मुंबई में खोज रही थी तो कई माँ बाप ने हमारे साथ अपनी दिक्कत शेयर की थी। बेटी है लक्ष्मी। मैं सुबह घर से निकला, उसको 20 रुपया दिया, बोला बेटी ये पैसा पकड़, तेरे को जो भी खाना पीना है जाके दुकान से लेके अपना खा पी लेना। वो दिन तो मेरा खाली इतना ही बात हुआ मैडम। तो अब तो जो होने के था वो हो ही गया। मैडम मैं आधार कार्ड लेके गई लिंक कराने, अपडेट कराने। तो मैं बोली, बच्ची बोली कि पापा का नंबर दे देना। मैं बोली कि उनका छोटी मोबाइल है, उनका टावर नहीं पकड़ता है। बोली मम्मी मोबाइल रख दे थे, बोली कि मैं लेके जा रहा हूँ बेटी, 1 घंटे में लेके आता हूँ, तुमको मोबाइल दे देता हूँ। मैं बोली तेरे हाथ में मोबाइल दे देगी, मैं किधर मोबाइल लेती लेके हूँ? चली गई साथ में। उधर से जब आई तो मैं दरवाज़ा खुलवाई, दरवाज़ा बंद था। बाजू में दो आदमी थे, काम कर रहे थे, उन लोग को बुलाया तो लोग पतरा उठा के घर में घुसा, अंदर से कड़ी लाक थी तो लोग कड़ी खोला, बोला लड़की तो मर चुकी है। और अभी किधर लगाया था मैडम? दरवाजे के पीछे कड़ी के ऊपर देखो, एक अथवा हाथ से पकड़ के अपना अथवा करते हैं ना, उसमें ओढ़नी बांधी थी और अपने गले में बांधी। अपना ही स्टाइल बांधी थी। ऑल्सो शो कि जब 3 आवर्स से ज़्यादा आप गेमिंग कर रहे हो, कि दिन में 3 घंटों से ज़्यादा आप ऑनलाइन गेमिंग में एंगेज कर रहे हो, तो इंसोम्निया, एंजाइटी, डिप्रेशन, these 3 things are on the rise with children like this. So more than 50% of parents believe that increased screen time से बच्चों का behavior aggressive हो रहा है। जो starting factors हो सकते हैं वो हो सकता है increased screen time, increased gaming, and it can lead to extreme reactions like dying by suicide or being violent and committing a crime towards somebody else. हम तो कई सारी रिपोर्ट भी अभी आई देखा है कि कई सारे बच्चों ने सुसाइड किया है या फिर पेरेंट्स को ही मार डाला है। पैसा लगा देते हैं गेम्स में, गलत रास्ते पे जाना स्टार्ट हो जाता है। पर ये सब की जड़ है शुरुआती दौर से जो मोबाइल का दिया गया है, वो ये
सबको समझ में नहीं आता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सीवियर एडिक्शन एक छोटे एज ग्रुप में भी हम लोग देख रहे हैं कि वो फीडिंग ही नहीं लेते हैं। जनरली मैंने जो देखा है 3-4 साल के जो बच्चे रहते हैं वो भी बहुत एडिक्ट है। ये अभी घर घर की कहानी हो चुकी है। ऑलमोस्ट जो भी पेरेंट्स मेरे पास आते हैं अपने बच्चों को लेके जिनको स्पीच या लैंग्वेज की डिफ़िकल्टीज़ है, वो सब ये पॉइंट को मेंशन करते हैं कि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। मेरे केस लोड में ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ द केसेस में हाई स्क्रीन टाइम प्रेजेंट होता है। वक्त आ गया है कि अब माँ बाप बच्चों के सामने सेफ डिजिटल जीवन जिए, बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्मार्टफोन इस्तेमाल करने का संस्कार दें। और ये खतरा केवल भारत तक सीमित नहीं है, विदेश में तो इसके खतरे और ज्यादा बढ़कर दिखते हैं। पूरी दुनिया डिजिटल खतरे के खिलाफ अब तैयारी कर रही है, क्योंकि इसकी वजह से वहां भी बच्चों में बेचैनी, नेगेटिव विचार, मनोवैज्ञानिक बीमारियां अब देखी जा रही हैं। फ्रांस की संसद में एक कमीशन ने स्टडी की जिसकी सिफारिश है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी जाए और 15 से 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनमें डिजिटल कर्फ्यू लगा दिया जाए, यानी रात के वक्त में एक समय फिक्स कर दिया जाए और ये बच्चे रात भर डिजिटल स्मार्टफोन ना देख पाए। ऑस्ट्रेलिया तो एक कदम आगे है। ऑस्ट्रेलिया में नाबालिगों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने पर पाबंदी पहले ही लगाई जा चुकी है। तो बड़े बड़े मुल्क बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। क्या हमारे देश में भी अब इसकी ज़रूरत आन पड़ी है, ये भी सोचना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। बात दिल्ली की है, क्योंकि दिल्ली से एक ऐसी खबर आई है जो हमारी, आपकी और पूरे समाज की चिंता बढ़ाने वाली है। लेकिन इस खबर की शुरुआत में मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। ये वो सवाल है जिनका सिर्फ दिल्ली से ही नहीं और देश और समाज दोनों से सीधे तौर पर नाता है। पहले आप सवाल देखिए। क्या दिल्ली में बच्चों के जन्म से पहले मां की कोख में कैमरों की घुसपैठ हो रही है? क्या दिल्ली में मां के गर्भ में ही लड़का लड़की की पहचान की जा रही है? क्या दिल्ली में महिलाएं अब पहले के मुकाबले ज्यादा गर्भपात करवा रही हैं? क्या दिल्ली में शादी से इनकार करने वाली लड़कियों की तादाद बढ़ती जा रही है? दिल्ली में बच्चों के जन्म के रजिस्ट्रेशन में आई कमी किस तरफ इशारा कर रही है? आपने अभी जो सवाल देखे उनके पीछे की वजह ये तख्तियां हैं। ये आपको दिल्ली की हर सड़क, हर गली, हर मोहल्ले में खुले अल्ट्रासाउंड सेंटर्स के बाहर लटकती दिखाई दी जाएंगी। इन तख्तियों पर लिखा रहता है कि यहाँ प्रसव पूर्व लिंग की पहचान नहीं होती है, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर इन तख्तियों पर लिखी बातों में सच्चाई होती तो दिल्ली की तस्वीर कुछ और होती, दिल्ली के आंकड़े कुछ और बात कहते और दिल्ली के साथ लापता लेडीज का नाम जोड़ने की आज हमको नौबत नहीं आई होती। दिल्ली की लापता लेडीज, ये बात हम दिल्ली सरकार की तरफ से जारी साल 2024 की जन्म और मृत्यु रिपोर्ट की वजह से कह रहे हैं। यह रिपोर्ट कहती है कि देश की राजधानी में लड़कियों की संख्या साल दर साल घटती जा रही है। पिछले 5 साल के आंकड़े तो कम से कम यही बात कहते हैं। सवाल है कि इसके पीछे की वजह क्या है। अगर सेक्स रेशो में गिरावट का यह सिलसिला जारी रहा तो यह गिरावट दिल्ली को कहां पर लेकर जाएगी? अगर लड़कियों की संख्या घटने का यह ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले दिनों में दिल्ली कैसी दिखाई देगी? सारे सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में है। बत्तीस साल की हो चुकी विधानसभा वाली दिल्ली 16 साल से ज्यादा वक्त तक महिला मुख्यमंत्रियों की हुकूमत देख चुकी है। इसके बावजूद दिल्ली के साथ लापता लेडीज वाला वो लेबल चस्पा हो गया है जिसकी पकड़ साल दर साल सख्त होती जा रही है। दिल्ली में लापता लेडीज की चर्चा क्यों हो रही है? दिल्ली की ये लापता लेडीज कौन हैं? और दिल्ली की लेडीज के लापता होने के लिए जिम्मेदार कौन है? इसकी पोल कैसे खुली? इन सारे सवालों के जवाब देंगे, लेकिन पहले
दिल्ली की लापता लेडीज के बारे में बता देते हैं। ये लापता लेडीज वो हैं जिन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी, सिर्फ आंकड़ों में सिमट गईं। और आंकड़े जारी किए हैं दिल्ली के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय और मुख्य रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु के दफ्तर ने। ये आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में लड़कियों की संख्या घटती जा रही है। लड़कियों के सेक्स रेशियो में साल दर साल गिरावट आ रही है। साल 2020 में 1000 पुरुषों के मुकाबले लड़कियों की संख्या 933 थी, यानी 100 महिलाओं पर 107 पुरुष। साल 2022 में 1000 पुरुषों के मुकाबले लड़कियों की संख्या 929 थी, यानी औसतन 100 महिलाओं पर 108 पुरुष। साल 2023 में 1000 पुरुषों के मुकाबले लड़कियों की संख्या 922 थी, यानी औसतन 100 महिलाओं पर 108 पुरुष। साल 2024 में 1000 पुरुषों के मुकाबले लड़कियों की संख्या 920 थी, यानी औसतन 100 महिलाओं पर 109 पुरुष। सवाल यह है कि ये आंकड़े क्या इशारा कर रहे हैं? लड़कियों की इस घटती संख्या के पीछे कौन है? कहीं वो तो नहीं जिन्हें बेटियां बोझ लगती हैं और जो बेटियों को कोख में ही मार देना चाहते हैं। जो हिंदुस्तान में मेन कारण जो फीमेल फिटिसाइड का है वो एक सोशियो कल्चरल इशू है, क्योंकि इसमें जहाँ पर देखा गया है कि भी सोसाइटी में ये एक भ्रांति है कि जो मेल चाइल्ड है वो ही खानदान को आगे नाम करेगा और आगे लेके जाएगा, लेकिन जो फीमेल चाइल्ड है वो भी आपकी लिगेसी को कैरी कर सकती है। और दूसरी बात यह है कि भाई जैसे दिल्ली में तो एक PNDT एक्ट बना हुआ है जिसका बड़ी सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन होता है, लेकिन जो दिल्ली के NCR में रीजन जो है, जैसे UP हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान, जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, तो मेरे को ऐसे लगता है कि जो लोग यहाँ से इन पेरिफेरल स्टेट्स में जाते हैं वहाँ पर सेक्स सिलेक्शन प्रोसीजर करवाते हैं और फिर वो वापस आ जाते हैं, और इसका ये रिफ्लेक्शन ये होता है कि भाई यहाँ की जो सेक्स वुमेन जो मेल फीमेल की चाइल्ड की जो रेशो है वो रेशो कम दिखाई देती है। तो क्या कन्या भ्रूण हत्या के तमाम उपाय नाकाफी साबित हुए? दरअसल इस मामले में कोख में बेटियों के कातिल और सरकारी सिस्टम के बीच तू डाल मैं पात वाला खेल चल रहा है। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 3 वर्षों यानी 2022 से 2025 के बीच प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स यानी NC-PNDT एक्ट के तहत कुल 19 मामले दर्ज किए गए। ये वो मामले हैं जो पकड़े गए, लेकिन ज्यादातर मामले पकड़े ही नहीं जाते, क्योंकि जन्म से पहले सेक्स डिटर्मिनेशन में लगा गिरोह पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीनों के साथ आता है और कारगुजारियों को अंजाम देने के बाद भाग निकलता है। रेडियोलॉजी के थ्रू, अल्ट्रासाउंड के थ्रू सेक्स का पहले पता चल जाता है और वो लीगल नहीं है, फिर भी किसी तरह से आजकल जो मेडिसिन होता है, मेडिकल एबॉर्शन के लिए किट होता है, वो भी कई जगह इलीगल तरीके से मिल रहा है, डिस्पाइट कि वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन उसके लिए रूल्स हैं। लेकिन हमारे पास आती है कि मैंने दवा खा लिया है और हमें अभी ऐसे ब्लीडिंग हो रही है, तो कई बार इनकम्प्लीट एबॉर्शन होता है तो उसमें हम लोग करते हैं। तो वजह यही रही होगी, उनको पहले से पता चल जाता है। यूजुअली हिस्ट्री लोगे तो पता चलेगा उनको पहले से 2 लड़कियां हैं, 3rd उन्होंने चांस लिया और ऐसे करके मेडिसिन लेकर आई हैं। तो रीजन ये है कि हो रहा है ये बहुत तेजी से, डिस्पाइट कि इसके लिए बहुत कड़े रूल बने हुए हैं डॉक्टर्स के लिए भी और जो लोग ऐसा करवाते हैं उनके लिए भी, तभी ये चीजें हो रही हैं। ये इसको पर्सनल लेवल पे लोगों को समझना पड़ेगा। दिल्ली में लड़कियों के गिरते सेक्स रेशियो की सही वजह पक्के तौर पर भले ही अब तक सामने न आई हो, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ लड़कियों का सेक्स रेशियो नहीं, बच्चे पैदा होने की दर भी दिल्ली में कम हो गई है। साल 2023 में रोज औसतन 863 बच्चों का जन्म होता था, लेकिन 2024 में ये आंकड़ा घटकर 837 रह गया। दिल्ली में इस गिरते बर्थ रेट की वजह कौन है, इसका मुकम्मल जवाब अभी सामने नहीं आया, लेकिन खतरनाक अंजाम का अंदाजा लगाना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली में बेटियों की संख्या घटी तो शादी के लिए योग्य लड़कियों की कमी हो जाएगी। इससे समाज का ताना बाना बिगड़ेगा और तनाव बढ़ेगा। लड़कियों की संख्या घटी तो मानव तस्करी, अपहरण और यौन उत्पीड़न जैसे अपराध बढ़ सकते हैं। देश में जन्म दर और वर्कफोर्स घटेगा, जिसका अर्थव्यवस्था को सीधा नुकसान होगा। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है, इसका दूसरा पहलू बिल्कुल अलग कहानी कहता है।
इस कहानी को समझने के लिए आपको उन देशों की बात बताते हैं जहां लोगों की सालाना आमदनी औसत से कहीं ज्यादा है। कतर में प्रति व्यक्ति आय लगभग 67 लाख रुपए सालाना है, लेकिन वहां 100 महिलाओं पर 246 पुरुष हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में प्रति व्यक्ति आय करीब 41 लाख रुपए सालाना है, वहां 100 महिलाओं पर 176 पुरुष हैं। सऊदी अरब में प्रति व्यक्ति आय लगभग 29 लाख रुपए सालाना है, वहां 100 महिलाओं पर 153 पुरुष हैं। सिंगापुर में औसत सालाना आमदनी 77 लाख रुपए है, वहां 100 महिलाओं पर 109 पुरुष हैं। लड़कियों के कम सेक्स रेशियो का किसी देश की अर्थव्यवस्था पर चाहे जो असर हो, समाज पर असर क्या होगा? लड़कियों के घटते लिंग अनुपात का दिल्ली पर असर क्या होगा? ये समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की कि इसके इम्पैक्ट जो होने वाला है कहीं ना कहीं द इंक्रीज ऑफ वायलेंस, महिला के अगेंस्ट, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन, ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया जो कंसर्न होगा वो है ट्रैफिकिंग, और बढ़ जाएगा। मुझे लगता है कि सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसका और बढ़ते हुए हम दिखेंगे इसको। तीसरा मुझे लगता है कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक हो सकता है, इसका कमज़ोर करेंगे इकोनॉमी कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है पॉपुलेशन जो डिसबैलेंस है कहीं ना कहीं ये भी दिखा जाएगा। और एक मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट एक और बात मुझे लगता है कि जो एजिंग पॉपुलेशन ये कहीं ना कहीं बढ़ेंगे, जैसे जापान में हुआ था। एल्डरली पॉपुलेशन इतना बढ़ गया और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये एक एरिया होगा जो गवर्नमेंट के लिए भी कंसर्न होगा। दिल्ली में लड़कियों का सेक्स रेशियो क्यों गिर रहा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने दिल्ली की लड़कियों और महिलाओं से भी बात की। एनसीआर वगैरह में लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बचा रहे हैं, लेकिन अभी उतने नहीं बचा रहे हैं। आप रिमोट एरिया में, अभी आप दिल्ली में खड़े हैं, आप रिमोट एरिया में जाइए ना, आपको जाने नहीं देंगे। वहाँ पुलिस नहीं जा सकती, तो आप कहाँ जाएंगे वहाँ? तो आप वहाँ जाएंगे तो छुपी जगह में, छोटी छोटी जगह में जो प्रैक्टिसर नहीं होते, जैसे कहते हैं ना झोला छाप डॉक्टर, वो बैठे हैं, वो अबॉर्शन करवा देते हैं उनका, तो पेट में करा देते हैं। ये अभी भी चल रहा है, तो ये वजह हो सकती है, जो सबसे बड़ी वजह है, मुझे तो यही लगता है। और फिर इसलिए भी है थोड़ा सा आजकल जो है ना न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, जॉइंट फैमिली का तो है नहीं ट्रेंड, तो एक ही बच्चा करते हैं। तो एक बच्चे में जैसे पहला हो गया, मान लो एक बेटी हो गई, उसके बाद कहते हैं नहीं भी हमें तो इससे ज़्यादा नहीं कराना, या एक बेटा हो गया तो उसके बाद वो स्टॉप ही कर देते हैं कि बस हो गया हमारा वंश चलाने के लिए, तो उसके बाद वो नहीं रखते जा रही। तो ये वजह भी होती है। आजकल ये लगता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं अपने आप कदम उठा लेते हैं। बहुत लोग होते हैं कि लड़का मांगते हैं, लड़कियाँ नहीं मांगते हैं, तो दवाई वगैरह खा लेते हैं, तो इस चक्कर से आता है, ये प्रॉब्लम है। आजकल लड़कों का ज़्यादा वो रहता है, लड़कियां अबॉर्शन करवा लेती है, मतलब बहुत से लड़कियां नहीं चाहते हैं, तो इस वजह से अबॉर्शन वगैरह करा लेते हैं, तो इसीलिए लड़कियों का थोड़ा कम हो गया है। अगर पेरेंट्स चाहे तो रख सकते हैं, कि लड़कियां तो कामयाब है आजकल, कर सकते हैं। नहीं, ये तो देखो हम लोगों की सोच का डिपेंड है। बहुत से बोलते हैं कि हमें लड़का ही चाहिए, है ना, लड़कियों के नाम पे वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते कि लड़की होगी, और जो महिला को लड़की हो जाती है ना, तो वो घर में भी दुखी रहती है ज़्यादातर कि लड़का नहीं हुआ, लड़की हुई है। तो इसलिए ना हम लोगों का ये समाज जो है ये बहुत गलत चल रहा है, नहीं होना चाहिए ऐसा। बेटा हो या बेटी हो, दोनों को बराबर हक मिलना चाहिए, ये महिला का सम्मान होता है इससे। सही है गलत है वो तो नहीं पता, बट अभी क्योंकि कंसिडरिंग जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है एंड द बिजी लाइफस्टाइल, पीपल डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन आल्सो, या फिर दे आर गोइंग फॉर द न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट। तो रैदर देन सेइंग कि वो शायद डिक्रीज हो रहा है, हो सकता है पहला बच्चा जो भी हो रहा है दे आर जस्ट हैप्पी विद इट, और दे जस्ट डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट। ऑल्दो ये भी हो सकता है कि अभी भी चल रहा है, जो आप बोल रहे हो ना बेटी मारने वाला कम हो गया है, बट हो सकता है इन सम रिमोट एरियाज चल रहा होगा, बट सिर्फ यही कारण ने ये नहीं होगा। अभी फैमिली प्लानिंग बहुत चेंज हो गई है पहले से। दिल्ली में बेटियों की संख्या घटने की वजह चाहे जो हो, लेकिन याद रखिए इस पर अगर समय रहते रोक न लगी तो समाज के सुकून से लेकर संस्कृति तक सबका सर्वनाश तय है। तो देखा आपने किस तरीके से महिलाओं के साथ दिल्ली में ये ज्यादती हो रही है। लापता लेडीज इसीलिए नाम देना पड़ा कि दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में अबॉर्शंस हो रहे हैं और बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जा रहा है। ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। दिल्ली में बेटियों की संख्या घट रही है, इसके खतरे हम आपको दिखा चुके हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, दिल्ली में ऐसी लड़कियां और महिलाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है जिन्होंने कभी शादी नहीं की है। कुछ आंकड़े देखिए।
दिल्ली में साल 2013 में ऐसी लड़कियों और महिलाओं की संख्या 25.3 थी जो शादी नहीं करती थी, लेकिन 2023 में इनकी संख्या बढ़कर 35.7% हो गई, यानी करीब करीब 12% की बढ़ोतरी हुई इन 20 सालों में। शादी न करने के पीछे इनके अपने तर्क होंगे, लेकिन समाज पर इसका असर भी दिखना अब तय हो गया है। अगर महिलाएं शादी नहीं करेंगी तो परिवार आगे नहीं बढ़ेंगे, और परिवार जब आगे नहीं बढ़ेंगे तो तमाम रिश्ते, तमाम नाते इसी तरीके से धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। तो बहुत सी कहानियां हैं एक कहानी के पीछे छिपी हुई कि केवल अबॉर्शन से महिलाओं की संख्या कम नहीं हो रही, पूरे समाज पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। बात उत्तर प्रदेश की है, जहां SIR की तरह वोटर लिस्ट की गहन जांच की चर्चा जोर पकड़ रही है। लेकिन खास बात यह है कि वोटर लिस्ट की ये जांच अब चुनाव आयोग जब करवाएगा तब करवाएगा। फिलहाल बीजेपी अभी से इसकी मुहिम छेड़ने की तैयारी कर बैठी है। पार्टी को लग रहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां है, और अगर उन्हें समय रहते दूर करवा लिया जाए तो चुनाव जीतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। बीजेपी इसके लिए बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की ताकत का इस्तेमाल करने की तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को इसमें अब एक राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। उत्तर प्रदेश की सत्ता के लिए चुनावी जंग में 2 साल की देर है, लेकिन माहौल अभी से बन गया है। इसकी शुरुआत की है बीजेपी ने। तैयारी है वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की, और प्लान है वोटर लिस्ट से फर्जी वोटरों की विदाई का। बताया जा रहा है कि बीजेपी इसके लिए वोटर लिस्ट की ठीक उसी तरह गहराई से जांच करने जा रही है जैसे बिहार में चुनाव आयोग कर रहा है। यह सब पार्टी के लेवल पर होगा, और बीजेपी इसके लिए बूथ लेवल पर अभियान चलाएगी। बीजेपी के कार्यकर्ता हर मतदाता के घर जाकर वोट की जांच करेंगे। जिन सही वोटर्स के नाम किसी वजह से वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं, उन्हें जुड़वाने की कोशिश की जाएगी, और फर्जी वोटरों के खिलाफ शिकायत कर उनका नाम कटवाने का प्रयास किया जाएगा। बीजेपी की बूथ कमेटी ने इसके लिए 2003 और 2024 की मतदाता सूची को आधार बनाया है। जिस मुहिम में चुनाव आयोग को बिहार में पूरी मशीनरी लगानी पड़ी, इसके बावजूद काम पूरा होना बाकी है। उसी तरह के श्रम साध्य मुहिम के लिए बीजेपी पसीना क्यों बहाने जा रही है, ये बड़ा सवाल है। जवाब के लिए उत्तर प्रदेश में 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे देख लीजिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 62 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ और वो सीधे 62 से 33 सीटों पर सिमट गई। नतीजा ये हुआ कि 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बीजेपी को लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटर लिस्ट गड़बड़ न होते तो नतीजे कुछ और होते, इसलिए पार्टी इस बार कोई चांस लेने को तैयार नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले ही मतदाता सूची को दुरुस्त करने की तैयारी कर चुकी है। लोकतंत्र की सार्थकता तभी संभव है जब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और ये सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग भी काम कर रहे हैं उनकी अहम जिम्मेदारी बनती है कि बूथों पर जो मतदाता सूचियां हों वो सही हों, जो मतदाता वहां रहते हों उनका नाम उसमें अंकित हो, और अगर कोई फर्जी मतदाता है तो उसका नाम उसमें नहीं होना चाहिए ताकि बोगस वोटिंग न हो। यूपी में 2026 में पंचायत चुनाव हैं और 2027 में विधानसभा चुनाव। पार्टी का मानना है कि अगर वोटर लिस्ट दुरुस्त कर लिए जाएं तो दोनों चुनावों में बाजी मारी जा सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इसमें बीजेपी की साजिश दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का जो एक नापाक गठबंधन है उसकी ओर इंगित करती है। एक चीज तो तय है कि अब भारत की जनता वोट की चोरी नहीं सहेगी, किसी भी सूरत में वोट चोरों को सजा देकर रहेगी। लोगों ने अंगड़ाई ली तो उत्तर प्रदेश का परिणाम आपके सामने आया। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद बीजेपी के लोगों की बौखलाहट और बेचैनी बढ़ गई और पीडीए की काट ढूंढने में निकल पड़े।
फिर इन्होंने क्या किया, वोट चोरी करके अनेकों प्रदेश में सत्ता पाने के लिए जुगत लगाने लगे और उसी की कड़ी में आज वो एसआईआर करने की बात उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि पीडीए की सरकार बनाने के लिए। आइए आगे बढ़ते अगली कहानी की ओर। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। बहुत पुरानी कहावत है लेकिन आज भी बिल्कुल खरी है। साफ पानी अमृत है लेकिन मिलता नहीं है। हमारे देश की महिलाएं साफ पानी की खोज में रोज जितना चलती हैं उसे जोड़ लें तो आदमी चंद्रमा तक पहुंच जाए। लेकिन अब जल से नल पहुंचाने की बात हो रही है। ग्रामीण भारत के आंकड़े चौंकाने वाले आए हैं। 1983 में 52% ग्रामीण आबादी पीने का पानी कुएं से भरती थी और 9% नल से जल पाते थे। 40 साल बाद 2023 में केवल 6% ग्रामीण कुएं से पानी लेते हैं। नल से जल पाने वालों की संख्या 39% हो गई है। यानी बहुत तेज़ी से लोगों के घरों में नल से अब पानी पहुंचने लगा है। लेकिन यहाँ पर एक और चौंकाने वाला आंकड़ा आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। 1998 में शहर और गांव में खरीद कर पीने का पानी यानी बॉटल्ड वाटर पीने का प्रतिशत जो था वो 0 था। लेकिन 25 साल बाद 2023 में ये 6% ग्रामीण इलाकों में और 15% शहरी इलाकों में अब लोग बार पानी को खरीद कर पीते हैं यानी बॉटल्ड वाटर पी रहे हैं। तो अगर नलों से पानी घरों में पहुंच रहा है तो पीने का पानी बॉटल्ड क्यों खरीदा जा रहा है? ये कुछ आपस में कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं दिखाई देता है? पूरी दुनिया में बात बहुत गंभीरता से कही जाती है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। ये होगा या नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन आंकड़े ये ज़रूर कह रहे हैं कि पीने का साफ पानी धीरे धीरे ऐसी चीज़ बनता जा रहा है जिसे पाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे और वक्त के साथ ये खर्च बढ़ता जाएगा। और ये बात करते हैं बुलेटिन के आखिर में हमारे आज के आखिरी सेगमेंट की, जो कि आपका और मेरा सबसे पसंदीदा सेगमेंट है, आज कहे सो आज कर। और इसमें आज का हमारा विचार है, ऊंची से ऊंची उड़ान भरने वाला पंछी भी कभी घमंड नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि बैठने के लिए तो उसे नीचे ज़मीन पर ही आना होगा। आसमान में बैठने की जगह नहीं होती है। इसी नोट पर आज खबरों की खबर में मेरे साथ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।